कहानी की शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक बदनाम कॉन आर्टिस्ट की पहचान रिवील की जाती है जिसने पूरे देश को धोखा दिया है। उस धोखेबाज की पहचान एक अननोन पर्सन के जरिए सामने आई। इसने जो फ्रॉड किया था उसका टोटल अमाउंट 100 बिलियन वॉन है। ये भी पता चलता है कि इस अपराधी ने बचपन से ही अलग अलग स्कैम के जरिए अपनी जिंदगी गुजारी है। अपराधी फिलहाल फरार है और पुलिस से बच रहा है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड मेल है। इसीलिए ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो नाम जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसी का है। क्रिमिनल का नाम जॉन वो बताया जाता है जो कि 35 साल का एक आदमी है। यहाँ पर हम एक दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम गो नाम है और वो न्यूज देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कोई आकर मुझे पकड़ ले। कहानी 30 साल पहले के एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक डे केयर दिखाया जाता है जो सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चों के लिए है। गुनाम वहाँ उस पार्टी में मौजूद है और खुद से सवाल करता है कि वो क्यों आया यहाँ जबकि वो शादीशुदा भी नहीं है। इसका यहाँ आने का रीजन ये है कि ये औरतों की अंगूठी चुराना चाहता है। वो जानबूझकर एक औरत से टकराता है और वाइन का गिलास गिरने से बचा लेता है। जब गोनाम उस औरत का ध्यान भटका रहा था तब वो उस औरत के हाथ में से वो अंगूठी निकाल लेता है और मन में खुश हो रहा होता है कि उसने ये काम कर दिया उस औरत के सामने ही और उसे पता भी नहीं चला। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। चोरी के दौरान वो रिंग कहीं गिर जाती है और एक छोटा बच्चा जो कि जमीन पर बैठा होता है उसे उठा लेता है। जब गोनाम रिंग खोजने की कोशिश करता है तो वही छोटा बच्चा उसके पास आ जाता है। गोनाम उस बच्चे से पूछता है कि क्या उसने रिंग ली है और बच्चा मासूमियत से मना कर देता है। जब गोनाम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था तो एक औरत उसे रोककर उस बच्चे के रोने का रीजन पूछती है और गोनाम से सवाल करती है कि वो कौन है क्योंकि वो उसके घर का तो नहीं लग रहा। वो छोटा बच्चा गोनाम को पापा कहकर बुलाता है और ये सुनने के बाद गोनाम बहुत हैरान होता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि गोनाम अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, जिसे देखकर गोनाम सोशल प्रेशर में आ जाता है। अब दोनों डे केयर से बाहर निकल जाते हैं और गोनाम गुस्से से उस बच्चे से पूछता है कि उसने उसे बाप क्यों कहा। बच्चा मासूमियत भरे अंदाज में कहता है गोनाम झूठ बोल रहा था और उसने सब कुछ देख लिया था। बच्चा गोनाम से पूछता है क्या गेम खत्म हो गया जो अभी हम और आप खेल रहे थे। गोनाम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है और वो पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। तब बच्चा बोलता है कि उसका कोई भी घर या फैमिली नहीं है। वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहता है, डे केयर जैसे पार्टी में जाता रहता है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि एक छोटा बच्चा जो कि अकेले घूम रहा है। बच्चा आखिर में कहता है कि आई वॉन द गेम। वो गोनाम को उसकी चोरी की गई अंगूठी देता है जो उसने बड़े ही संभाल कर रखी थी। गोनाम इस छोटे बच्चे की चालाकी देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। 5-6 साल का बच्चा जो कि ग्रेट गोनाम को भी बेवकूफ बना दिया। साथ में वो इस बच्चे के टैलेंट से डर भी रहा था। वो उसे अपने साथ आने के लिए पूछता है। उस दिन उस बच्चे को उसका पहला पिता मिला था, गोनाम, लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि उसके गोनाम के अलावा 3 और पिता होंगे। अगले सीन में हमें एक टीवी के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो आसपास कई सारे लोगों से घिरा हुआ है। गोनाम उस छोटे बच्चे से कहता है कि क्या तुम्हें भी ये गेम खेलना है। बच्चा राजी हो जाता है। बच्चा पूरी तरीके से फ्रॉड के काम में शामिल हो जाता है। हर ऑपरेशन जिसमें वो जाता है उसके सफल होने के चांसेस 100% है। धीरे धीरे उसने खुद स्कैम प्लान करना शुरू कर दिया। उसे अपने झूठ पर सबको ऐसे गिरते हुए देखकर मजा आने लगा और उसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया उसके हाथ में है। अब वो सिर्फ फैमिली नहीं था बल्कि फ्रॉड रिंग का एक सॉलिड मेंबर बन गया था। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं। देखो कहानी में जो छोटा बच्चा था यही जिन वो है और इसने ही 100 बिलियन वॉन का स्कैम किया है और इस वजह से ये सब काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जिनवो के जितने भी बाप हैं वो सब भीख मांगते हैं उसको बचाने के लिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम ही हो, तुम ही कुछ सोच सकते हो, तुम ही हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जिनवो कहता है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हैं सिर्फ तुम लोगों की लालच की वजह से। जिनवो हाथ जोड़कर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें हार मान लेनी चाहिए। वो ये भी महसूस करता है कि अगर वो पकड़ा जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अब वो अपनी इस जिंदगी से थक चुका है। उसे काफी रिग्रेट होता है कि उसने ये सब क्यों शुरू किया। वो अपने सारे बाप का साथ छोड़कर क्यों नहीं भाग गया। जिनवो अब पकड़े जाने के कगार पर है और अपनी पूरी उम्मीद छोड़ चुका है। तो एक फादर उसके पास आता है। उनकी हरकत जिनवो को बचपन की याद दिलाती है जहाँ पर वो उन्हें बड़े ही प्यार से खाने के लिए कह रहे थे। यहाँ पर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जिनवो 17 साल का था। यहाँ पर ये एक स्कूल ड्रेस में बैठा हुआ है जहाँ पर उसके फादर व्हाइट बोर्ड पर एक फ्रॉड का ऑपरेशन प्लान समझा रहे होते हैं। ये ऑपरेशन मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल को निशाना बनाने के लिए है। प्लान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर का बेटा प्रिंसिपल के स्कूल जाएगा जिससे उसे ट्रस्ट बनेगा। इसके बाद उनका एक सदस्य प्रिंसिपल को होटल ले जाएगा। वहाँ वो प्रिंसिपल से एक फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। फिर वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर 2 आदमी गैंगस्टर के रूप में दिखाए जाएंगे। प्रिंसिपल को जब पता चलेगा कि उसका संबंध गैंगस्टर के साथ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहेगा। तब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फीस के रूप में पैसा मांग करेंगे। जिनवो उस फादर को प्लान की सारी डिटेल बता देता है, यहाँ तक कि वो हिस्से भी जो अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। जिनवो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस प्लान में उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। दूसरे फादर जिनवो के
टैलेंट की तारीफ करते हैं। जब दो फादर पहले फ्रॉड की प्लानिंग कर रहे थे तो जिन्वो बाथरूम में खुद से बात कर रहा था। जिन्वो कंफर्म करता है कि जो उसने अभी सुना वो पास्ट में किया गया एक काम था। उसे पक्का यकीन हो चुका है कि वो अब पास्ट में वापस आ गया है। मतलब कुछ समय पहले ये 35 साल का था, लेकिन अब अचानक से ये अपने ही पास्ट में आ गया है जहाँ पर ये 17 साल का था। उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो दोबारा ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। ये जो चोरी फ्रॉड ये जो भी काम है ये सब छोड़ देगा। उसके लिए जिन्वो नाम की जिंदगी एक प्रॉब्लम है। उसके एक और फादर उसको एक अगला जॉब देता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेंजरस है और जिन्वो को इसको अकेले ही हैंडल करने के लिए कहा जाता है। जिन्वो अपने मन में एक एस्केप प्लान के बारे में सोचता है जिसका जिक्र उसके फादर भी करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक नाव के द्वारा फरार होने का पूरा रास्ता तैयार है। लेकिन जब वो पैसेंजर लिस्ट को देखता है तो उसमें सिर्फ 4 लोगों का नाम था, लेकिन इसमें जिन्वो का नाम नहीं है। इसका मतलब सभी लोग इसको छोड़कर भागने वाले हैं अगर प्लान में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। अब उसके एक फादर उसको स्कूल में ज्यादा फेस ना दिखाने के लिए और कोई भी दोस्त ना बनाने के लिए चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि देख भाई, कोई दोस्ती के चक्कर में मत पड़ना और ज्यादा घुलने मिलने की भी जरूरत नहीं है। जब भी तुम प्रॉब्लम में पड़ोगे ये कोई भी तुम्हारा काम नहीं आएगा, हम ही लोग तुम्हारा साथ देंगे। जिन्वो इस बात को समझ जाता है। उसने पिछली जिंदगी में सारे ऑपरेशन परफेक्ट किए थे, लेकिन जो एक चीज फेल हुई थी वो फादर की इच्छाएं थी। उसे एहसास होता है कि उन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे ब्रेन वॉश किया है और उसे सिर्फ एक पैसा समझा जाता है। जिन्वो को याद आता है कि इन फादर्स के बीच एक और शख्स था जो सच में उसकी परवाह करता था। वो फादर उसे कहता था कि उसे ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और अगर वो कभी छोड़ना चाहे तो बस वो उसे आकर बता दे। उस वक्त जिन्वो ये बात नहीं समझ पाया था और कहता था कि उसे ये काम पसंद है और पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करता है। तब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम एक सीधा साधा रास्ता भी अपना सकते हो, जैसे कि तुम कोई ऑफिस वर्कर बन सकते हो, तुम एक्टर बन सकते हो, तुम्हें वैसे भी एक्टिंग बहुत पसंद है। और ये बात सच भी थी क्योंकि जिन्वो को एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद था। गो नाम जिन्वो को उत्साहित करने के लिए बाहर मीट खिलाने का ऑफर देता है। खाना खाते समय गो नाम जिन्वो से पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है। जिन्वो उसे सीधा देखता है और सिर्फ 2 शब्द बोलता है, आई एम गोइंग टू डाई। नेक्स्ट चैप्टर में जिन्वो को एक नए रोल में देखा जाता है, एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट। वो अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार है। इंस्ट्रक्टर बच्चों को लाइन में लगने और बस में जल्दी चढ़ने के लिए बोलता है। मौसम खराब है और बारिश का माहौल है। जिन्वो एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा था टेक केयर एंड हैव अ गुड ट्रिप। ये मैसेज शायद उसके फादर में से किसी ने भेजा होगा। ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर कुछ छुपाकर दारू वगैरह लाया था और जब वो उसे पीने का प्लान कर रहा था तभी जिन्वो वर्दी में शांत भाव से ड्यूटी रूम में घुस जाता है। वो वहाँ उस रूम में आराम करना चाहता है क्योंकि इसको दूसरे बच्चों के साथ सोना पसंद नहीं। इंस्ट्रक्टर जिन्वो को ऐसे ड्यूटी रूम में देखकर गुस्सा हो जाता है। वो जिन्वो से पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर कर क्या रहा है। गुस्से में आया इंस्ट्रक्टर जिन्वो को सबक सिखाने की कोशिश करता है। जब वो जिन्वो का कॉलर पकड़ता है तब जिन्वो बिना किसी डर के उससे बोलता है, तुम बाकी टीचर्स को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेते यहाँ पर, देखो वो लोग जिंदा भी हैं या मर गए। जिन्वो उसे याद दिलाता है कि ज्यादा देर नहीं हुआ जब उसके डैड और उसके अंकल ने उन्हें खूब पीटा था। इसके बाद वो उसे अपना टैटू दिखाता है। ऑफ कोर्स ये टैटू नकली है। इंस्ट्रक्टर डर के मारे घबरा जाता है और सोचता है कि ये बच्चा कौन है जिसकी फैमिली माफिया हो सकती है। डर के मारे इंस्ट्रक्टर जिन्वो को कहता है कि वो यहीं इंतजार करे और वो टीचर को बुला कर लाएगा। इंस्ट्रक्टर के जाते ही जिन्वो अकेले में मुस्कुराता है और बोलता है कि जितना उसने सोचा था ये करना उससे ज्यादा सिंपल निकला। लेकिन जिन्वो का मकसद यहाँ पर आकर इस तरीके से लड़ाई करना नहीं था। वहाँ के दूसरे टीचर को जब ड्यूटी रूम में से शराब की बू आती है तो वो जल्दी से जिन्वो को ढूंढने लगते हैं। जिन्वो बिल्डिंग के बाहर छत पर या किसी ऊंची जगह पर बारिश में अकेले खड़ा है। वो काफी गहरी सोच में है। उसके लिए वो गेम जो उसने बचपन में स्टार्ट किया था वो अब खत्म करने का समय आ चुका है। उसे अजीब सा एहसास होता है क्योंकि वो खुद को हमेशा मूवी के अंदर जी रहा था, लेकिन अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक चोर है, उसके अलावा उसकी और कोई पहचान नहीं है। जिन्वो डिसाइड करता है कि अगर वो यहाँ रुकता है तो वो दोबारा वही जिंदगी जिएगा। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इट्स अ परफेक्ट टाइम टू डाई। जैसे ही जिन्वो आगे कदम बढ़ाता है गो नाम और दूसरे लोग उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। वो जिन्वो को नीचे आने के लिए चिल्लाते हैं। वो बताते हैं कि वो जगह डेंजरस है, लेकिन जिन्वो उनकी बात को अनसुना करते हुए आखिरी कदम उठाता है। वो इस तरीके से अपने सारे बाप से अलग होना चाहता है, साथ में जो भी उसने अपनी पास्ट लाइफ में किया है वो उन सभी से भी अलग हो जाता है। नए चैप्टर की शुरुआत एक नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम जो मासिक होता है, जो अपने नेमो थिएटर के ऑफिस में परेशान है। जो मासिक 5 साल पहले तक नेशनल एकेडमी का एक मेंबर था। 45 साल की उम्र में भी उसकी पहचान थी, लेकिन उसके आसपास के बहुत से लोग उसके फायदा उठाने की कोशिश की। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था सबने उसे धोखा दिया। वो आखिर में इन पॉलिटिक्स दुनिया से दूर चला गया। कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपना पहला बिजनेस, एक छोटा सा थिएटर बनाना शुरू किया। ये 5 साल पहले की बात है। उसने बहुत फेमस एक्टर को बुलाने की बजाय उसने छोटे छोटे एक्टर्स को मौका दिया। मासिक जानता था कि प्ले की क्वालिटी एक्टर की फेम नहीं बल्कि उसके रोल को निभाने की क्षमता से होती है। अपने इस आइडिया के साथ उस थिएटर को छुपा हुआ हीरा
हीरा खोजने के नाम वाले थिएटर के रूप में पहचान मिला। मासिक इस वक्त इसलिए परेशान है क्योंकि उसका एक्टर भाग गया है और परफॉर्मेंस में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। ये तीसरी बार हुआ है कि कोई एक्टर इस तरीके से भाग गया पॉपुलर होने के बाद। ये सभी सॉल के बड़े थिएटर कंपनी में चले जाते हैं। मासिक का एक एम्प्लॉई उसे नुकसान की भरपाई करने के लिए केस करने का सुझाव देता है, लेकिन मासिक मना कर देता है। मासिक कहता है कि जितने भी लोगों ने टिकट खरीदा है उन सभी को वापस कर दो और साथ में उनको एक छोटा सा सॉरी नोट भी भेज देना। मासिक इस मुश्किल टाइम में अपने से एक सवाल करता है कि क्या गलती उसकी है या फिर इस दुनिया की। मासिक को थिएटर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है और उसको लगता है कि उसके एम्प्लॉय ने कुछ थिएटर के अंदर चलता हुआ छोड़ दिया होगा। जब वो उसे बंद करने के लिए थिएटर के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो अक्सर वहाँ आसपास भटकता रहता है। ये लड़का जो कि एक हाई स्कूलर जैसा लगता है, वर्क यूनिफॉर्म पहने हुए है जो कि उसकी उम्र को सूट नहीं करता। ये लड़का नेमो थिएटर का एक लौता रेगुलर कस्टमर है जो हर बार प्ले देखने के बाद कुछ पैसे छोड़ देता है। जब मासिक उसका नाम पूछता है तो वो बड़ा ही अजीब जवाब देता है कि मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। तो मासिक कहता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कुत्तों के भी नाम होते हैं, तुम्हारा कैसे कोई नाम नहीं है। लड़का बताता है कि उसकी उम्र 17 साल है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता। वो माफी मांगता है और उसने सोचा था कि प्ले शुरू होने से पहले ही वो प्ले देख लेगा। थिएटर से जाते समय वो मासिक को कुछ पैसे देता है पर वो कहता है कि मैंने पैसा मांगा क्या तुमसे, और ये भी कहता है कि आज का प्ले मुझे बहुत पसंद आया। तभी मासिक की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ती है। मासिक लड़के का हाथ पकड़ता है और चिंता से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। लड़का शांति से जवाब देता है और कहता है कि अरे कुछ दिक्कत नहीं है, बस जाके घर दवा खा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मेरी इस तरीके से चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते वक्त मासिक उससे पूछता है कि क्या उसे सिर्फ प्ले में इंटरेस्ट है। मासिक रुक कर उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़का खाना खा रहा था। मासिक को ये लड़का देखकर उसको किसी की याद आती है। वो पूछता है कि उसे इस तरीके का काम क्यों करना पड़ता है, जबकि वो यंग है, डिसेंट दिखता है, उसे तो कहीं पर पढ़ाई वगैरह करना चाहिए। लड़का जवाब देता है कि सबकी अपनी मजबूरियां होती है। मासिक उसे एक अनरिलीज स्क्रिप्ट दिखाता है जिसका नाम अ चांस इनकाउंटर है। मासिक उसे थोड़ा पढ़ने के लिए कहता है। मासिक को ये देखकर काफी खुशी होती है कि वो लड़का स्क्रिप्ट को बड़े ही सीरियसली से पढ़ रहा है, लेकिन मासिक उसे जल्दी से वापस ले लेता है। जब मासिक उसका ओपिनियन पूछता है प्ले के बारे में, तब जिन्हो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये मासिक के थिएटर को सूट करेगा या नहीं। जब मासिक पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो जिन्हो फर्स्ट पेज के सेकंड लाइन पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक लड़की चलते हुए आएगी, साथ में अम्ब्रेला ली होगी। जिन्हो कुछ ही सेकंड में आगे की सारी लाइन और स्टेज डायरेक्शन याद करके सुना देता है। मासिक हैरान होते हुए सोचता है कि ये लड़के ने 1 मिनट से कम टाइम में भी सारे डायलॉग याद कर लिए। मासिक जिन्हो से पूछता है कि स्क्रिप्ट का गलत होने से थिएटर का क्या लेना देना। जिन्हो बहुत ही टेक्निकल और प्रोफेशनल अंदाज में स्क्रिप्ट में मौजूद स्टेज की लिमिटेशन और ऑडियंस एंगेजमेंट के मुद्दे समझाता है। जिन्हो बताता है कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर को चलते हुए बात करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए 20 कदम की जरूरत पड़ेगी, जबकि स्टेज की चौड़ाई सिर्फ 13 कदम है। अम्ब्रेला की वजह से कम लाइट जाएगी कैरेक्टर के ऊपर, जिस वजह से वो हमेशा अंधेरे में रहेगा, उसकी एंट्री छुप जाएगी। जिन्हो सुझाव देता है कि बैकग्राउंड को स्कूल जाते हुए ये वजह बस स्टॉप में बदल देना चाहिए। इस कैरेक्टर को एक जगह रुकने का नेचुरल रीजन मिलेगा। वो ये भी सजेस्ट करता है कि अम्ब्रेला ऑडियंस की तरफ पॉइंट किया जाना चाहिए ताकि मेन कैरेक्टर का चेहरा ब्रीफ टाइम के लिए छुप जाए। ऐसा करने से ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उन्हें ये ज्यादा मजेदार लगेगा। जिन्हो की ये बातें सुनकर मासिक को बहुत आश्चर्य होता है। वो जिन्हो से पूछता है कि उसने डायरेक्शन की पढ़ाई कहाँ से की है। तब जिन्हो बताता है कि उसने पहली बार प्ले इसी थिएटर में देखा है कुछ ही दिन पहले। असल में वो मूवी देखना चाहता था लेकिन वहाँ उसे कोई भी थिएटर नहीं मिला था। मासिक हिसाब लगाता है कि जिन्हो को उसने 3 हफ्ते पहले देखा था और इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने 3 हफ्ते में पूरा स्टेज का अनुभव मास्टर कर लिया। मासिक सोचता है कि प्ले सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक, लाइटिंग, डायरेक्टिंग, ये सब कुछ होता है। अलग अलग फील्ड के प्रोफेशन के द्वारा बनाया गया कॉम्प्रेस आर्ट फॉर्म है और जिन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर ये सब कुछ हैंडल कर लिया। मासिक आगे डायलॉग रीराइट करने के बारे में पूछता है और एक्टर के रोल और एक्टिंग के बारे में पूछता है। जिन्हों इस मामले में कोई भी राय देने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक्टर को जाने बिना कुछ भी नहीं बता सकता। वो समझता है कि किसी भी एक्टर को समझने के लिए उसकी जिंदगी और उसकी हैबिट जाननी बहुत जरूरी है, जिसे एक्टिंग से या फिर चेहरे के मांसपेशियों से छुपाया नहीं जा सकता। जिन्हो मासिक को उसके स्माइल के बारे में कमेंट करता है, कभी अपने आप को शीशे में देखकर हंसो। जब मासिक बिना सोचे मुस्कुराता है तो उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और खून खराबा टाइप का प्ले करने के लिए परफेक्ट है। मासिक हैरानी में जिन्हो को जाते हुए देखता है और उसे दोबारा मिलने की उम्मीद करता है। अगले सीन में एक बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ जिन्हो कुछ लोगों के सामने खड़ा है। जिन्हो उनसे कहता है कि मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ और वो लगभग 6 लाख वॉन की मांग करता है। उसमें से एक शख्स उसको याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उसे बाद में देगा और बाद में का मतलब होता है कभी नहीं दूंगा। वो लोग जिन्हो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये इसके पास कोई माँ बाप है नहीं, ये कर क्या लेगा हमारा। थोड़ा सा अजीब हो गया। वो लोग जिन्हो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसके कोई पेरेंट्स नहीं
नहीं है, ये क्या ही कर सकता है हमारा। जिनवो जानता है कि वो दूसरे वर्कर के भी पैसे मार रहा है। जिनवो काफी निराश होता है कि उसको पेमेंट नहीं मिलेगी और उसे इस बात की भी चिंता होती है कि अब वो दोबारा काम कहाँ ढूंढे। दूसरे साइड जो मासिक जिनवो का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा इसी टाइम पर थिएटर में आता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। मासिक अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि वो 17 साल का लड़का आमतौर पर कहाँ पर होगा। तब उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद कंस्ट्रक्टर साइट पर होगा। मासिक को एहसास होता है कि वो उससे वहां पर मिलने जा सकते हैं। अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़कर मासिक दौड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। दूसरी साइड जिनवो जो अभी भी उनसे बहस कर रहा है पैसों के लिए, तभी मासिक चिल्लाते हुए वहां पर आता है और कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बच्चे का पैसा मारते हुए। वो उन्हें धमकाता है कि वो उनकी लॉयर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेगा। जिनवो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर के सामने जो चुपचाप खड़ा है, वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे घटिया लोगों के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। जब मासिक जिनवो को कंस्ट्रक्शन साइट से दूर ले जाता है तो वो उसके गुस्सा ना होने पर सवाल उठाता है, जबकि वो लोग उसके पैसे उसको नहीं दे रहे हैं। जिनवो उल्टा मासिक से पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो उन सबको अरेस्ट करवा देगा। मासिक जिनवो को उसको उस काम को छोड़ने के लिए कहता है और साथ में ये भी बोलता है कि वो अभी हमारे थिएटर में काम कर सकता है। मासिक उसे समझाता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि उसका एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय काम छोड़ दिया है, इस वजह से उसको किसी नए एम्प्लॉय की तलाश है। जिनवो सवाल करता है कि क्या मासिक के पास इतना पैसा है कि वो उसको पे कर सके, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में लगता है। मासिक गुस्से में पूछता है कि क्या उसे डर है कि मैं उसका पैसा लेकर भाग जाऊंगा। तो जिनवो सीधा जवाब देता है कि हाँ। इस पर मासिक उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कभी ऐसा समय आता है कि मैं तुमको पैसा ना दे पाऊं तो मैं खुद इन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करूंगा और तुमको पेमेंट दूंगा। अब जिनवो को मासिक के थिएटर में काम करते हुए पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। मासिक ने जिनवो को एक रूम साफ करने के लिए कहा था। 3 घंटे बाद जब मासिक उसे चेक करता है तो वो देखता है कि स्क्रिप्ट की एक शेल्फ गिरी हुई है और सारी स्क्रिप्ट जमीन पर बिखरी है। जिनवो उसे बताता है कि शेल्फ गिर गई थी। मासिक को समझ आता है कि शेल्फ गिरने के बाद जिनवो स्क्रिप्ट में पूरी तरह डूब गया। मासिक पूछता है कि जिनवो क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि मैं तो बस पढ़ रहा हूँ। मासिक पूछता है कि तुमने एक रसियन प्ले क्यों उठाई है, तो जिनवो कैजुअली जवाब देता है कि मैं यहाँ पर सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, अब बस ये रसियन प्ले बची हुई है। जिनवो एक बड़े शेल्फ की तरफ इशारा करता है जहाँ सारी स्क्रिप्ट नियरली अरेंज्ड है। मासिक शॉक में है और जिनवो से कंफर्म करता है कि क्या तुमने ये सारी किताबें पढ़ चुकी है। जिनवो हाँ में जवाब देता है। जिनवो अपने हाथ में एक रसियन प्ले लिया था, इसलिए जो मानिक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रसियन लैंग्वेज भी आती है, तब वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस डिक्शनरी की मदद से कुछ शब्दों का मतलब समझना चाहता था और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड का मीनिंग समझने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इस पूरी कहानी में क्या हुआ है। जो मासिक को काफी आश्चर्य होता है। वो कहता है कि एक इतना छोटा लड़का जो कि कुछ वर्ड का मीनिंग समझकर पूरी स्टोरी जान ले रहा है, कितनी बड़ी बात है। वो ये भी ध्यान देता है कि जिनवो जिस सीन को पढ़ रहा है वो उस कैरेक्टर का गुस्सा वाला सीन है, जिसमें वो अपने रूम को बर्बाद करता है और अपनी चीजें इधर उधर फेंक देता है। मासिक देखता है कि रूम में जो चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं वो जानबूझकर वैसे ही रखा गया है। मासिक गुस्से में जिनवो से पूछता है कि जब उसे बेसिक टर्म्स भी नहीं पता और वो मासिक से समझने आने वाली क्लासिक प्ले पढ़ रहा है तो वो बनना क्या चाहता है। जिनवो बड़े ही शांत स्वर में जवाब देता है उसका ड्रीम है जैसे वो अभी जी रहा है वैसे ही वो अपनी जिंदगी आगे जीना चाहता है, और वो उस चीजों के बारे में भी पूछता है जो उसने रूम में ऐसे फैला रखा है। जिनवो कहता है कि मैं इस रूम को उस तरीके से डेकोरेट कर रहा था या फिर अरेंज कर रहा था, जब सीन स्टार्ट होगा तो कैसा दिखेगा। मासिक जिनवो से पूछता है कि क्या तुम एक्टिंग करना चाहते हो। जिनवो इस बात को मना कर देता है, पर मासिक को पता है कि ये बंदा एक्टिंग में भी इंटरेस्टेड है, डायरेक्टिंग में भी इंटरेस्टेड है। मासिक कहता है कि यार एक्सक्यूज देना बंद करो, अगर तुमको सच में एक्टिंग पसंद है तो बताओ। जिनवो कहता है कि नहीं देखो, ये जो थिएटर है वो अलग चीज है, यहाँ पर हमें एक स्टेज मिलता है और हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कट नहीं होता। जिनवो का सोचना है कि थिएटर का जो स्टेज है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मासिक जिनवो को दिखाने के लिए कहता है और जिनवो उस सीन को परफॉर्म करने की कोशिश करता है जो वो पढ़ रहा था। जिनवो कुछ डायलॉग बोलता है लेकिन उसके बाद उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। मासिक को समझ नहीं आता कि ये किस तरीके का फिजिकल रिएक्शन है जो सिर्फ एक्टिंग से नहीं हो सकती। जिनवो फिर जानबूझकर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मासिक समझता है कि जिनवो का इस तरीके से गिरना कोई गलती नहीं थी बल्कि ये उसके एक्टिंग का पार्ट था। लास्ट में जिनवो शांति से कहता है इट्स ओवर। मासिक इस अमेजिंग टैलेंट को देखकर कहता है कि अब कुछ भी हो जाए तुम्हें स्टेज पे परफॉर्म तो करना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में जिनवो बताता है कि उसको अपने फादर से अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। बिना किसी आइडेंटिटी के उसके लिए पार्ट टाइम जॉब मिलना आसान नहीं था। वो अपनी पुरानी फ्रॉड वाली जिंदगी शुरू करके आसानी से जी सकता था, लेकिन उसने वैसा काम करना सही नहीं समझा। कंस्ट्रक्शन साइट पर हर एक दिन काम करना उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन था, लेकिन उसे साथ में ये भी एहसास होता था कि वो किसी और चीज के लिए बना है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला एक आदमी जिनवो को सलाह देता है कि यहीं पास में कोई थिएटर है, वहां जाओ, जाकर कोई मूवी वगैरह देखो, लाइफ एंजॉय करो। जिनवो वहां पर जाता है तो उसे वहां पर कोई भी मूवी वगैरह नहीं मिलती, लेकिन उसे मिलता है एक थिएटर, यही नामो थिएटर, जहां उसे पहली बार मूवी और प्ले के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। जिनवो को प्ले देखकर काफी समय बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ था और इसीलिए
इसीलिए वो काफी समय से डेली उस थिएटर में आता था। वो सोचता था कि काश वो भी ऐसे ही स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर सके। वो अपना हर दिन का काम खत्म करते ही थिएटर की तरफ निकल जाता था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसका शरीर सोचने से पहले ही उसकी तरफ चल देता था। मतलब डेडिकेशन देख रहे हो थिएटर में प्ले देखने का। जिन्हों याद करता है कि जब मासिक उसे उस कंस्ट्रक्शन साइट से निकाल रहा था और जो उसके पैसे ले लिए थे वो उनके ऊपर भी काफी चिल्लाया था। जिन्हों मन में सोचता है कि ये आदमी भी मुश्किल जिंदगी जी चुका है। मासिक को जिन्हों के एक्टिंग स्किल पर ज्यादा उम्मीद नहीं था, क्योंकि उसकी सोच थी कि इमोशन एक्सप्रेशन से आता है। उसने सोचा कि 17 साल के बच्चे की एबिलिटी लिमिट्स होगी, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। उसका एक्टिंग परफॉर्मेंस और स्टेज को लेकर डेडिकेशन ये सब एक नंबर था। जिन्हों की जो पास्ट लाइफ है ये उसको देखते हुए यही डिसाइड करता है कि इसको एक्टर नहीं बनना, क्योंकि एक्टर बनने का मतलब है बहुत ज्यादा फेम मिलेगा, आपको लोग जानेंगे। लेकिन जिन्हों के जो पुराने 3 बाप हैं, जब उनको पता चलेगा कि जिन्हों अभी जिंदा है तब काफी प्रॉब्लम हो सकती है। मासिक जिन्हों से कहता है कि वो समझता है कि वो अपनी पास्ट की वजह से ये एक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन वो इतना आगे आ चुका है कि वो उसके ऊपर भरोसा करने को कहता है। मासिक जिन्हों को भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिन्हों कहता है कि ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या तुम उसके लिए किसी को जान से मार सकते हो? मासिक खिचखिचाते हुए कहता है कि हाँ, मार दूंगा। मासिक 1 महीने से भी कम समय में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। अगला सीन थिएटर का है। मासिक का एक स्टाफ मेंबर दूसरे से पूछता है कि क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र उसने पहले किया था? लीड एक्टर 5 दिन पहले छोड़ चुका था। स्टाफ मेंबर हैरान था कि क्या जिन्हों को 5 दिन में तैयार होने का टाइम भी मिला होगा, खासकर जब उसने एक्टिंग की बेसिक्स भी नहीं सीखी है। लेकिन मासिक रिवील करता है कि जिन्हों ने 5 दिन नहीं बल्कि 12 घंटे में तैयारी की। अब जिन्हों स्टेज पर खड़ा है एक नया कस्ट्यूम में, और मासिक से पूछता है कि क्या स्क्रिप्ट उसके लिए लंबी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जिन्हों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो कि एक कैरेक्टर का मोनोलॉग बोल रहा था, जो किसी को खो देता है दुख में डूबा हुआ। लाइन से पता चलता है कि कैरेक्टर गुस्से में है और उसे लगता है कि जिसको उसने खोआ है वो पास्ट स्ट्रगल और चॉइस को नहीं समझ पाया। जिन्हों की एक्टिंग ऐसी थी कि पूरा थिएटर उसे देख रहा था। मासिक और दूसरे स्टाफ देखते हैं और उनको समझ में आता है कि ये सिर्फ लाइन याद करना नहीं है, बल्कि जिन्हों ने उस कैरेक्टर को अपनी पूरी जिंदगी बना ली है। मासिक सोचता है कि अगर वो कैरेक्टर सच में होता तो वो बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग बोलता है, बिल्कुल यही एक्सप्रेशंस के साथ। परफॉर्मेंस के बीच लड़की अपनी लाइन भूल जाती है। इस गलती से स्टेज पर एक छोटा सा पॉज आता है। सपोर्टिंग एक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या, क्योंकि लाइव प्ले में कोई भी गलती माफी के लायक नहीं होती। लेकिन जिन्हों तुरंत अपनी लाइन को बदलकर सीन को आगे बढ़ा देता है और सपोर्टिंग एक्टर की गलती छुप जाती है। ऑडियंस को कुछ भी पता नहीं चलता। ऑडियंस को लगता है कि यही पार्ट है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना था। कोई भी एक्टर जब किसी भी कैरेक्टर को प्ले करता है तो काफी दिन, तो 1 महीना 2 महीना लग जाता है सिर्फ उस कैरेक्टर को समझने में, उसको अपनाने में और डायलॉग याद करने में। लेकिन जिन्हों ने ये सारी चीजें सिर्फ 12 घंटे में कर ली। ये देखकर वहां पर सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस थे। एक्चुअल में जिन्हों एक्टिंग बचपन से करते आ रहा है। इसके पहले वो एक्टिंग का इस्तेमाल करता था फ्रॉड्स वगैरह करने के लिए। उस टाइम वो बहुत सारे रोल किया करता था। वो अपने टैलेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इस बार अलग था। उस पर ऑडियंस की निगाहें फोकस थी। जब इमोशन क्लाइमेक्स पर पहुंचता है तो हर किसी को लगा कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में थे। जिन्हों को जो अपनी इस नई जिंदगी में अपना रास्ता मिल चुका था। मासिक जिन्हों से कहता है कि क्या परफॉर्मेंस थी, वो उसके इस काम से बहुत इम्प्रेस था। जिन्हों कहता है कि चक्कर आ रहा है, इस कैरेक्टर से बंधा रहना बहुत डिफिकल्ट है। 20 साल पहले मासिक से एक एक्टर ने कहा था, मतलब उस एक्टर की थ्योरी थी कि अगर कैरेक्टर का इमोशन अच्छे से समझा जाए तो लाइन अपने आप आएगी और स्क्रिप्ट को बार बार देखने की जरूरत है ही नहीं। और अब जाकर मासिक को फाइनली इस बात पर यकीन हुआ। मासिक ये भी कहता है कि स्क्रिप्ट में बहुत सारे शब्द अनफैमिलियर टर्म्स हैं, इसीलिए शायद सर में दर्द हो रहा है। पर उसको याद आता है कि अभी तक जिन्हों को स्टेज टर्म के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मासिक वो इंसान है जो अपने एक्टर्स को समझाता था कि ये वाला डायलॉग ऐसे बोलो, यहाँ पर इस चीज को ऐसे करना, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि अब वो जिन्हों को क्या समझाए, क्योंकि उसको समझाने लायक कुछ ऐसा है ही नहीं। उसको तो सब कुछ पहले से ही पता है, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। परफॉर्मेंस के अगले दिन जिन्हों जमीन पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। मासिक उसे ढूंढते हुए आता है और पूछता है कि वो सुबह से कहाँ था। जैसा कि मासिक को पता था कि जिन्हों को अभी एक्टिंग और थिएटर का बेसिक नॉलेज नहीं है, थ्योरी वाला जो नॉलेज होता है वो नहीं है, तो इसीलिए मासिक ने उसके लिए एक किताब लाया था जिसमें एक्टिंग थ्योरी रिलेटेड हर एक चीज पड़ी हुई है। इस किताब के लिए मासिक को शहर से काफी दूर जाना पड़ा। जिन्हों किताब पढ़ने के बाद कहता है कि काफी मजेदार है और उसने ऐसी किताब पहली बार पढ़ी है। मासिक जिन्हों से पूछता है कि वो बिना किसी पेपर नॉलेज के ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेता है। जिन्हों जवाब देता है, इट्स नॉट जस्ट अ एक्टर हु कैन एक्ट वेल, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ एक्टर ही अच्छी एक्टिंग करे, नॉर्मल इंसान भी एक्टिंग अच्छी कर सकता है। जिन्हों मासिक को चेतावनी देता है कि वो बेहद आसान निशाना है। जब मासिक पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो जिन्हों कहता है कि मासिक बिना सोचे समझे चीजों में कूद जाता है, जैसे कि वो अभी जिन्हों के साथ कर रहा है, जबकि वो उसके बारे में कुछ
कुछ भी नहीं जानता। जिन्हो फिर मासिक से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं फेमस हो जाऊं? तब मासिक कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है, बस तुम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो तुम करो। जिन्हो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अगर उसको लगता कि मासिक उसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो कब का इस थिएटर को एक्सपोज कर चुका होता। वो साथ में इस किताब के लिए भी धन्यवाद कहता है। इसके बाद एक अनजान शख्स नामो थिएटर के बाहर मासिक के पास आता है। वो शख्स मासिक को उसके पुराने नाम से बुलाता है, हेलो रिप्रेजेंटेटिव जो मासिक। वो पूछता है कि क्या तुम इस थिएटर को ऑपरेट करते हो? मासिक जवाब देता है कि हाँ, और मन में सोचता है कि ये आदमी यहाँ कर क्या रहा है। इनके एंटरटेनमेंट में एक्टर को प्रोजेक्ट से मैच करने और मेजर फिल्म्स और ड्रामा के लिए कास्ट करने का काम देखता है। उसका कास्टिंग से जुड़ा ज्यादातर काम सक्सेसफुल रहा है। वैसे इनका नाम चोई है। कल का जो परफॉर्मेंस था जिन्वो का, उससे ये काफी इम्प्रेस हुआ है। वो मासिक से पूछता है कि क्या वो लड़का इस थिएटर का मेंबर है। मासिक कंफर्म करता है कि ऑफिशियली मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ, यहीं पर काम करता है। चोई जिन्वो को देखकर ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। वो मासिक के सामने एक प्रपोजल रखता है। मासिक चोई से पूछता है कि क्या वो जिन्वो की कास्टिंग के बारे में सोच रहा है। चोई कहता है कि नहीं, जिन्वो का टैलेंट देखते हुए मैं उसको सिर्फ कास्ट नहीं करूंगा, बल्कि मेरे आने वाले न्यू प्रोजेक्ट में एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत है। मूवी के अंदर एक 30 साल की व्यक्ति की एक्टिंग करनी है। मासिक जिन्वो से कहता है कि उसने तो उससे भी आगे निकल कर दिखा दिया। चोई भी मानता है कि जिन्वो की एबिलिटी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। चोई मासिक के सामने जिन्वो के लिए बड़े प्लान का जिक्र करता है, लाइक बेसिक ट्रेनिंग, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारी चीजें, और ये सब मिलेगा बिल्कुल फ्री। मासिक इस बात से हैरान है कि चोई जिन्वो के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है। मासिक कहता है कि वो ये फैसला अकेले नहीं कर सकता। चोई को लगता है कि मासिक ने अभी तक जिन्वो के पूरे पोटेंशियल को नहीं समझा है। वो बताता है कि जो तुमने अभी देखा वो आधे से भी कम है। लास्ट में चोई अपना विजिटिंग कार्ड मासिक को देता है। एनके डायरेक्टर के जाने के बाद जो मासिक जिन्वो को एक ऐसी हालत में देखता है कि उसे भी उसकी चिंता है। जिन्वो जमीन पर लेटा हुआ है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। मासिक जिन्वो से सवाल ना पूछने की शिकायत करता है, जबकि उसके पास इतना अच्छा टीचर मौजूद है। जिन्वो फिर उस किताब के बारे में सवाल करता है जो मासिक ने उसके लिए खरीदा था। जिन्वो को लगता है कि ट्रांसलेट एग्जाम्पल का मतलब थोड़ा अलग है। मासिक खुश होता है और उसको महसूस होता है कि जिन्वो को अभी भी उसकी जरूरत है। लेकिन जब जिन्वो उस किताब का वो हिस्सा देखता है तो मासिक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि किताब का वो हिस्सा किसी और भाषा में था जिसे मासिक पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि उसे क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े थे, वो भी सिर्फ ट्रांसलेट वर्जन। मासिक घबराकर पेट दर्द करने का बहाना करके भाग जाता है। मासिक मन में सोचता है कि जिन्वो ने उसे कितना ज्यादा हैरान किया। ये सब देखकर मासिक को ये तो समझ में आ जाता है कि जिन्वो की ग्रोथ इतनी तेज है कि वो उसे ज्यादा देर तक गाइड नहीं कर सकता। मासिक ने पहली बार अपने आप को यूजलेस महसूस किया। जब जिन्वो फोर्थ वॉल थ्योरी जैसी चीजें आसानी से समझ लेता है तो मासिक समझ जाता है कि जिन्वो अब प्रोफेशनल के लेवल को भी पार कर चुका है। जिन्वो अब स्टाफ के जाने के बाद खाली स्टेज सेट करता है और अकेले ही स्टेज पर एंजॉय करता है। मासिक सोचता है कि जिन्वो के लिए एनके एंटरटेनमेंट का रास्ता ही बेहतर होगा। मासिक और जिन्वो अगले दिन सॉल के लिए निकल जाते हैं, जहां एनके एंटरटेनमेंट का ऑफिस है। मासिक जिन्वो को सॉल और एनके एंटरटेनमेंट की शान दिखाने की कोशिश करता है। वो उसे युक्सान बिल्डिंग और यान रिवर के बारे में बताता है। जिन्वो मासिक से कहता है कि उसे वक्त बर्बाद करने की वजह दूसरी स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद है। जब मासिक जिन्वो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सॉल जाना चाहता है तो जिन्वो आसानी से मान जाता है। जब वो एनके एंटरटेनमेंट के बड़े बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं तो जिन्वो की आंखों में चमक उठती है। जिन्वो उस स्टूडियो बिल्डिंग को पहचान लेता है जिसे उसने टीवी पर देखा था। एनके के स्टाफ मेंबर उसका वेलकम करते हैं और मासिक को इंतजार करने के लिए कहते हैं। जब ये स्टाफ मेंबर जिन्वो को अकेले अंदर जाने के लिए कहते हैं तो मासिक जिन्वो के साथ आने की कोशिश करता है, पर जिन्वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। चोई जिन्वो का वेलकम करता है। वो ये भी कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि चोई के बगल में वही इंसान बैठा था जिसको जिन्वो ने चैप्टर 12 के आखिरी में पहचान लिया था। ये शख्स और कोई नहीं, एनके एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर एक्टर गिल जिन्वो था। जिन्वो गिल को देखता है, जिसकी पहचान उसके लिए शायद उसके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। गिल जिन्वो एनके एंटरटेनमेंट का कोई टॉप एक्टर नहीं है, लेकिन सॉलिड सपोर्टिव एक्टर के तौर पर जाना जाता है और मूवी पसंद करने वाले उसे जरूर पहचानते हैं। जिन्वो समझ जाता है कि चोई गिल को यहाँ पर जानबूझकर लाया है। चोई जिन्वो से जब उसका नाम पूछता है तो जिन्वो कहता है कि अभी उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ, वो सोच रहा है कि कोई नाम चूज कर ले। इतना बड़ा सपोर्टिंग एक्टर सामने बैठा है तो जिन्वो को थोड़ा सा नर्वस महसूस होता है। चोई जिन्वो की तारीफ करते हुए उसे पूछता है कि कब से एक्टिंग शुरू किया है तुमने? जिन्वो जवाब देता है कि बस यही 2 हफ्ते पहले से। चोई ये कंफर्म करता है कि जो थिएटर ये लोग देखने गए थे वो जिन्वो का फर्स्ट टाइम एक्ट था। जिन्वो इस बात पर हाँ में जवाब देता है। चोई और गिल दोनों ही इस बात पर हैरान होते हैं। चोई उसके आने वाले मूवी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसका नाम मिरेकल चेंजेस है। जिन्वो ये नाम सुनकर फ्लैशबैक में जाता है। वो अपने पास्ट लाइफ में इस मूवी को देख चुका था। मूवी की कहानी एक हाई स्कूलर और 40 साल के टीचर्स की है जिनकी आपस में बॉडी स्वैप हो जाती है। चोई जिन्वो के साथ
डिस्कशन शुरू करने से पहले उसकी एक्टिंग देखना चाहता है। चोई जिन्हो को स्क्रिप्ट के पेज 34 से पढ़ना शुरू करने को कहता है। जिन्हो इस बात से शॉक हो जाता है क्योंकि एक्टिंग करना और सिर्फ पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हो सोचता है कि इस सीन के लिए पार्टनर की जरूरत है, लेकिन उसे अकेले ही पढ़ने के लिए कहा गया था। मासिक बाहर खड़ा गिल को देखता है और उसके शांत रहने पर काफी हैरान होता है। मासिक के अनुसार आमतौर पर सरप्राइज एक्टर चोई के सामने आने के लिए भीख मांगते हैं। गिल जिन्हो को बड़े ही गुस्से से देख रहा था और उसके ऊपर से बिल्कुल भी अपनी नजर नहीं हटा रहा था। जिन्हो पूछता है कि क्या उसके पास कोई दूसरी स्क्रिप्ट है। जिन्हो समझता है कि उसे गिल के साथ अपनी टाइमिंग मैच करना बेहतर लगेगा। गिल जो कि जिन्हो की तरफ देख रहा था। जिन्हो ये भी पहचानता है कि गिल वो शख्स था जिसे एक बार एक अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसे गिल ने खुद जीता था। जिन्हो गिल को देखकर सोचता है जिन्हो का एक्टिंग टैलेंट और कॉन्फिडेंस अब उसके एनके एंटरटेनमेंट के टॉप एक्टर के साथ कंपटीशन में खड़ा कर दिया है। एनके एंटरटेनमेंट के मीटिंग रूम में जिन्हो ने डायरेक्टर चोई और टॉप एक्टर गिल के सामने स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू की। जब चोई उसे अकेले पढ़ने के लिए कहता है तो जिन्हो डिमांड करता है कि वो गिल के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जिन्हो के इस बात पर गिल गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम जैसा एक्टर मेरे साथ मिलकर स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है। चोई गिल को देखता है और सोचता है कि क्या सच में गिल इस बच्चे के सामने एक्टिंग करने वाला है, मतलब उसके साथ मिलकर एक्टिंग करने वाला है। गिल एक 40 साल के टीचर के आत्मा के रूप में जिन्हो के हाई स्कूलर के शरीर के अंदर आ जाता है। वो बस अपनी आवाज के टोन को बदलकर 40 साल के आदमी का एक्टिंग करने लगता है। जिन्हो गिल को एक टीचर का कैरेक्टर समझकर गिल के लाइन का जवाब देता है। गिल को एहसास होता है कि जिन्हो ने सिर्फ 2 लाइन सुनकर कैरेक्टर को समझ लिया है और तुरंत रिस्पॉन्स भी किया। गिल जिन्हो से पूछता है कि जो उसने दूसरी लाइन में बदलाव किए थे क्या वो जानबूझकर किया था। जिन्हो बताता है कि रियल सीन में वो चेंज और तरह से करता, लेकिन उसके माहौल के अनुसार अपनी निगाहें बदल दी थी, जबकि ओरिजिनली ऊपर देखना सही होता। गिल इस बात से पूरी तरीके से हैरान होता है। गिल समझ जाता है कि जिन्हो की बातें सिर्फ खाली शब्द नहीं थी। वो मन में सोचता है कि अगर जिन्हो ने ज्यादा परफॉर्म करने का फैसला किया होता तो उसकी खुद की एक्टिंग दब जाती। एक्टिंग के बाद चोई कॉन्ट्रैक्ट पर बात करता है। जिन्हो गिल से कहता है कि एक्टिंग करके मजा आया, थैंक यू सो मच। गिल हैरान होता है और कहता है कि ये तो उसे कहना चाहिए था। गिल को भी ये सेशन पसंद आया। गिल बाहर आकर मासिक से मिलता है। मासिक गिल से पूछता है कि क्या वो अब भी एनके एंटरटेनमेंट की कंडीशन पर विचार कर रहा है, और ये भी बताता है कि उसका थिएटर की फाइनेंशियल कंडीशन गिल को पे मैच नहीं कर सकती। गिल उसे रोकता है और कहता है कि अरे जो मिलेगा देख लेंगे। यहाँ पर ऐसी बात इसलिए हो रही है क्योंकि गिल ने थोड़ी देर पहले ही मासिक से पूछा था कि क्या वो उसके थिएटर में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि गिल एक काफी बड़ा एक्टर है और मासिक का थिएटर उसको पे नहीं कर सकता। गिल जिन्हो के बारे में मासिक से पूछता है और जिन्हो के इस टैलेंट के बारे में जानकर काफी हैरान होता है। जिन्हो के टैलेंट ने न सिर्फ एनके एंटरटेनमेंट को ऑफर दिलाया, बल्कि गिल जैसे बड़े एक्टर को छोटे थिएटर में काम करने के लिए अट्रैक्ट किया। गिल हर सुबह मासिक से भी पहले थिएटर पहुंच जाता था। उसने तो परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए पास में ही एक जगह किराए पर ले लिया है। मासिक जिन्हो को स्टेज की एक लाइट एडजस्ट करते हुए देखता है। गिल जिन्हो से पूछता है कि ये कैसा है। जिन्हो इसकी तारीफ करता है और कहता है मच बेटर। मासिक को लगता है कि गिल यहाँ पर एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए आया है, पर वो तो यहाँ पर पूरे प्रोडक्शन का मेहनत कर रहा था। जिन्हो गिल से पूछता है कि वो एनके एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा ऑफर ठुकरा कर नामुट थिएटर में परफॉर्म करने के लिए तैयार क्यों है। तो वो बहुत ही सिंपली जवाब देता है कि यहाँ पर एक्टिंग करने का ज्यादा मौका मिलता है, और वो ये भी कहता है कि पैसों का कोई टेंशन नहीं है, उसे तो जिन्हो के साथ एक्टिंग करने में मजा आता है। मासिक जिन्हो से कहता है कि उसे एनके एंटरटेनमेंट के ऑफर के बारे में गौर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग मिलेंगे जो उसके इस टैलेंट की कदर करेंगे। जिन्हो एनके एंटरटेनमेंट का नाम सुनकर ही पूछता है कि है क्या ये चीज। अगली सुबह जिन्हो गिल के साथ सॉल जाने की तैयारी करता है। सॉल में जिन्हो चोई से मिलता है और उसे बताता है कि वो अब परफॉर्मेंस में हिस्सा नहीं लेगा। चोई डिसअपॉइंट होता है, लेकिन वो जिन्हो को याद दिलाता है कि वो बहुत सारे मौके खो देगा ऐसा करने पर। जिन्हो को देखते हुए मासिक सोचता है कि जिन्हो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गिल को एनके ने परफॉर्म करने के लिए राजी कर लिया था। उसे एहसास होता है कि जिन्हो ने ही गिल को रोक रखा है। चैप्टर के आखिर में नामो थिएटर के आने वाले प्ले पर फोकस होता है, जो कि एक रशियन प्ले का हिस्सा है। अब प्ले शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। जब मासिक जिन्हो से पूछता है कि क्या वो अपनी प्रोफाइल छुपाना चाहता है, तो जिन्हो कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हो जो अपनी पिछली लाइफ में फरार था, अब उसकी चिंता खत्म हो चुकी है। अब उसके ऊपर न्यूज बने या फिर कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मासिक जिन्हो को भरोसा दिलाता है और कहता है कि इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो और जस्ट फोकस करो स्टेज के ऊपर, बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिन्हो के साथ कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि पार्ट 1 में तुमने देखा था कि फर्स्ट टाइम मासिक के कहने पर ही जिन्हो ने परफॉर्म किया था। मासिक गिल से दोस्ती कर चुका है। वो गिल को देखता है और सोचता है कि उसे अपना चेहरा छिपाने की आदत से बाहर आना चाहिए। जिन्हो कहता है कि वो पिछले परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा ऐसे ही करता था, पर अब उसे ऐसे रहना बुरा नहीं लगता। जब ऑडियंस को पता चलता है कि गिल एक छोटे से थिएटर
थिएटर में परफॉर्म कर रहा है तब उस थिएटर की सारी टिकट बुक हो जाती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा एक्टर इस छोटे से थिएटर में क्यों परफॉर्म कर रहा है। आखिर में प्ले की फुल कास्ट लिस्ट अनाउंस कर दी जाती है। मासिक जिन्वो को इस स्टेज के चमक धमक में देखता है और गिल के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचता है। मासिक उस छोटे से थिएटर को देखता है जो कि नेशनल थिएटर जैसा लग रहा था। ये सब गिल ने किया था। जिन्वो जो गिल के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत प्ले के दिन से होती है। थिएटर में गिल की वजह से बहुत भीड़ है। गिल जो कि डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है वो स्टेज पर आता है और उसकी आवाज का प्रोनाउंसिएशन और एनर्जी लाजवाब है। ऑडियंस उसकी काफी तारीफ करती है। गिल थिएटर की स्टेजिंग की तारीफ करता है जो कि जिन्वो ने एडजस्ट किया था और कहता है कि ये तो बिल्कुल नेशनल थिएटर जैसा लग रहा है, जबकि स्टेज पर कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं था। गिल का मोनोलॉग खत्म होने के बाद जब ऑडियंस को लगता है कि अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता इस थिएटर से, तब जिन्वो की एंट्री होती है। वो एक ग्रोइंग मैन का एक्ट कर रहा है। जिन्वो की आवाज में अभी भी यूथफुल टोन है, पर जैसे ही वो लाइन बोलना शुरू करता है पूरा थिएटर उसे 17 साल का नहीं देखता, क्योंकि वो एक्टिंग एक बड़े आदमी का कर रहा है। तो ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कोई 35 साल का आदमी है। जिन्वो के पहले ही लाइन से टेंशन बढ़ जाती है। अब सीन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है जहाँ जिन्वो और गिल का आमना सामना होता है। ऑडियंस सांस रोके हुई है और उनकी निगाह जिन्वो पर टिकी है। जिन्वो की हर लाइन पर लोग चिल्ला रहे हैं। जिन्वो की ओवरवेलमिंग प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि गिल जो कि स्टेज के लेफ्ट साइड में परफॉर्म कर रहा था उसकी सांस और एनर्जी फीकी पड़ने लगी है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और ऑडियंस जोरदार तालियां बजाती है। गिल जो हमेशा अपनी एक्टिंग पर प्राउड करता था, उसे जिन्वो की परफॉर्मेंस देखकर अपने ऊपर शक होने लगा है। उसे जिन्वो की परफॉर्मेंस देखकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। आखिर में गिल को समझ आता है कि जिन्वो ही इस स्टेज का असली मालिक है। परफॉर्मेंस बहुत सफल रहा। न्यूज और ऑनलाइन कम्युनिटी में जिन्वो की काफी तारीफ हो रही है। एक आर्टिकल का हेडलाइन था अ राइज ऑफ द मॉन्स्टर रूकी एक्टर, अ न्यू लेजेंड इन थिएटर दैट इवन गिल कांट ओवरशैडो। जब गिल का मैनेजर गिल के सूट छोड़ने पर मासिक से सवाल करता है तब मासिक डिफेट करता है कि गिल ने काफी मेहनत की थी। यहाँ गिल भी जिन्वो के साथ पार्टी में है। इस दौरान डब्ल्यू ब्रॉडकास्टिंग की प्रोडक्शन टीम से योंग सॉन्ग उसी पार्टी में आती हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर के साथ। ये लोग एक रियलिटी एक्टिंग ऑडिशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है एक्टर किंगडम। ये प्रोग्राम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टैलेंट को खोजने के लिए है। इसमें एज, जेंडर, नेशनलिटी या फिर एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। विनर को एक बड़ा प्राइज और कोरिया के टॉप डायरेक्टर की फिल्म में लीड रोल मिलेगा। योंग सॉन्ग मासिक से बात करता है और उसे प्रोजेक्ट की असलियत बताता है। वो बताता है कि ये पूरा प्रोग्राम इन्वेस्टर के चेयरमैन के बेटे कांग यूंग को सुपरस्टार बनाने का सेटअप है। रियलिटी में शो सिर्फ नाम का है, असल में ड्रामा शूटिंग जैसा है। वो एडिटिंग के जरिए कांग को विनर बना देंगे। कांग को शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए अटेंशन क्रैपिंग की जरूरत है। इसके लिए वो जिन्वो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा फैला हुआ है कि जिन्वो डायरेक्टर जो मालिक को पिता जैसा मानता है और उसने गिल से भीख मांगकर एक्टिंग का मौका लिया था। यो सॉन्ग चाहता है कि जिन्वो, जिसके पास एक्टिंग टैलेंट है, शुरुआत में अट्रैक्शन खींचे और फिर सॉल के कंपटीशन के सामने हार मानकर ब्रेक डाउन हो जाए। यो सॉन्ग मासिक को धमकी देता है कि अगर उसने जिन्वो को साइन नहीं किया तो वो 20 बिलियन वॉन बजट खो देगा। मासिक को समझ में आ जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो जिन्वो का सिर्फ यूज ही होगा। वो इन सब चीजों को लेकर काफी परेशान हो जाता है। वो यो सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम सच में जिन्वो को कास्ट कर रहे हो? तो यो सॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो ये भी कहता है कि वो एक लौता इंसान है जो जिन्वो को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। यो सॉन्ग का असली मकसद ये है कि जिन्वो का असली एक्टिंग छुपा रहे, क्योंकि अगर उसकी एक सीन भी ठीक से ब्रॉडकास्ट हो गई तो जो इन्वेस्टर का बेटा है वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाएगा। यो सॉन्ग का प्लान जिन्वो को शुरुआत में ध्यान खींचने वाले किरदार के रूप में इस्तेमाल करने का है। जो मासिक और जिन्वो जब अकेले में होते हैं तब मासिक उसे यो सॉन्ग और एक्टर किंगडम के बारे में समझाता है। जिन्वो और गिल के साथ परफॉर्मेंस के बाद एनके एंटरटेनमेंट का ऑफर ठुकरा चुका था, लेकिन अब वो एक्टर किंगडम में जाने के लिए तैयार है। मासिक उसे समझाता है कि देखो, जाने का कोई मतलब नहीं है, वहां पर तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल होगा। लेकिन जिन्वो जिद पर अड़ जाता है। उसे देखना है कि यूज होते हुए कैसा महसूस होता है। जिन्वो मासिक से पूछता है कि अगर वो प्राइज मनी जीत गया तो क्या मासिक उसे लेगा? जिन्वो मासिक को बताता है कि उसके जैसे टैलेंटेड एक्टर को पालने के लिए उसे बड़ी जगह जाना पड़ेगा और वो उस पैसे से थिएटर को थोड़ा सा और बड़ा कर सकता है। जिन्वो जो अपनी पिछली जिंदगी में फेम और पैसा छोड़ चुका था, अब उसे दुनिया के सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्वो जो हमेशा कंपटीशन और दूसरों को नीचा दिखाना पसंद नहीं करता था, उसके लिए ये शो एक चैलेंज है। वो उस धोखे का सामना करना चाहता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत एक्टर किंगडम ऑडिशन प्रोग्राम के रूम से शुरुआत होती है। वहाँ पर बहुत सारे एक्टर आए हुए हैं जो कि काफी नर्वस हैं। वो अपने डायलॉग को बार बार रीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कट वगैरह नहीं होगा और ये शो सीधा टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पहले राउंड में पार्टिसिपेंट को तुरंत एक्टिंग करनी होगी, लगभग 1 मिनट तक। उन्हें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिसमें रोल्स, सिचुएशन और इमोशंस होते हैं
जो लोग जज करेंगे वो देखेंगे कि एक्टर ने कितना अच्छे से डायलॉग बोला है और क्या इमोशंस को उसने सही से परफॉर्म किया या नहीं। और भी बहुत सारी चीजें देखे जाएंगे, जैसे कि पैसा अगर किसी के पास है तो। प्रोडक्शन सिंह में योन सॉन्ग भी शामिल है, जिन्वो को केयरफुल सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट के रूप में देखती है, जिसका इंटरव्यू और जजिंग वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसका प्लान है जिन्वो को इस्तेमाल करना ताकि कांग के आने से पहले कम्युनिटी में बज़ क्रिएट हो सके। यो सॉन्ग जिन्वो को हेलो कहता है और उसे एक सेलिब्रिटी कहता है। प्रोडक्शन टीम जिन्वो को उसकी प्रिपेयर समरी सुनाती है, जो कि एक पूरी तरीके से झूठ है। उनकी बनाई कहानी के अनुसार जिन्वो एक्टिंग के लिए थिएटर हर दिन जाता था, पर सीईओ जो मासिक ने उसे निकाल दिया। फिर लंबी कोशिश करने के बाद वो थिएटर में घुसा और मासिक ने जिन्वो के लुक एंड अनएक्सपेक्टेड स्किल की मदद से थिएटर को खत्म होने से बचाया। जिन्वो ये सुनकर तुरंत टोकता है और ये कहता है कि मैंने किसी के सामने भीख नहीं मांगा था। यो सॉन्ग जिन्वो को समझाता है कि कहानी 100% सच होना जरूरी नहीं है। ये स्टोरी क्विक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं देखना चाहते, उन्हें चाहिए एक कहानी। जिन्वो को अब जाके पूरी इंडस्ट्री का धोखा समझ आता है। जिन्वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने आया है। जिन्वो को लगता है कि यार पूरी जिंदगी तो चोरी और झूठ बोलते ही आया हूँ। अब यहाँ पर जब मैंने जाके सोचा था कि एक्टिंग करूंगा, अब इन सब चीजों से आगे निकलूंगा, तो वापस से मुझे झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है। जब जिन्वो को आखिर में ऑडियंस के कीवर्ड पर एक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो वो अपना फोकस इन सब बातों से हटाकर अपनी एक्टिंग पर करता है। जिन्वो एक्टिंग शुरू ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे, जिसके साथ ही उसकी किताब जिन्वो के पास गिर जाती है। जिन्वो को याद आता है कि कैसे उसकी पिछली जिंदगी में वो हर रोल आसानी से निभा लेता था, पर अब उसे एक सच्चे एक्टर की घबराहट महसूस हो रही थी। वो सोचता है कि वो कभी ऐसा महसूस करेगा, ये उम्मीद नहीं थी उसे अपने आप से। जब जिन्वो किताब उठाता है तो वो लड़की उसकी तरफ गुस्से से देखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा है और तुम कौन हो। यहाँ जिन्वो एक बेंच पर बैठकर उसकी किताब में कुछ लिख रहा था। ये सुनने के बाद वो शांति से अपना पेन बगल में रखता है और उससे कहता है कि माफ करना, मुझे लगा किसी ने इसे फेंक दिया होगा। मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से मैं आपको इसका पे कर दूंगा। इस लड़की का नाम यूजिन है। यूजिन ऐसा बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों उसके ऊपर भड़क जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसके थिएटर एकेडमी की ये स्क्रिप्ट बहुत कीमती है। यूजिन जब उस स्क्रिप्ट को खोलती है और उसकी नजर उसमें किए गए रेड लाइन के बदलाव पर पड़ती है। जिन्वो ने डायलॉग की लाइन को एक्शन नोट में बदल दिया था। यूजिन जब पहले ये सब देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो उसे पढ़ना स्टार्ट करती है तब उसे समझ में आता है कि जिन्वो ने उसके लिए क्या करके दिया है। एक्चुअल में स्क्रिप्ट में सिर्फ स्टोरी लिखी होती है, लेकिन जिन्वो ने इसमें उस स्क्रिप्ट पर क्या एक्ट करना है इस चीज को लिखा है। यूजी वापस से जिन्वो के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिन्वो ये सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला, वो वहीं बैठा रहा। यूजी को लगा कि जिन्वो ने उसके अंदर की आवाज सुन ली थी। उसने जिन्वो से पूछा कि क्या मैं अपने ऑडिशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिन्वो की आंखों में एक पल के लिए खामोशी थी, फिर वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम कह रही थी कि ये किताब तुम्हारी है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। यूजिन को जिन्वो की बात समझ नहीं आई, पर उसने उसकी तरफ गौर से देखा। जिन्वो जो वहाँ बाकी सारे लोगों के लिए एक न्यू एक्टर था, लेकिन वो यूजी के लिए कुछ और ही बन चुका था, क्योंकि यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्क्रिप्ट पर कैसे एक्ट करना है। इधर यो सॉन्ग जिन्वो का प्रोफाइल देखता है और वो समझ जाता है कि जिन्वो गिल के साथ परफॉर्मेंस करने वाला लड़का कांग के लिए रियल कंपटीशन हो सकता है। जिन्वो ऑडिशन हॉल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। उसने उस धोखे को चैलेंज किया था जिसे उसके प्रोड्यूसर ने एक्टिंग के नाम पर बेचा था। ऑडिशन रूम के अंदर एक जज जिन्वो की वीडियो देखता है और उसे काफी हैरानी होती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि उसने अभी अभी क्या देख लिया। जिन्वो की एक्टिंग में सिर्फ बोले हुए शब्द की कमी थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी कहानी कह दी थी। थोड़ी देर में यूजिन बाहर निकली। ये वही लड़की है जिसके किताब में जिन्वो ने कुछ लिखा था। बाहर निकलते समय उसके हाथ में वही लाल किताब थी। उसका दुख अब हैरानी में बदल चुका था। जब किसी ने उसे आवाज के बिना एक्टिंग के बारे में पूछा तो उसने जिन्वो की तरफ देखा और उसकी तारीफ की। दूसरी तरफ जब प्रोडक्शन टीम ने जिन्वो की वीडियो देखी तो वो भी शॉक में आ गए हैं। यो सॉन्ग ने जिन्वो के बदलाव को देखा जिसे उसने यूजी की स्क्रिप्ट में किया था। सॉन्ग ने गुस्से से कहा कि ये जंगली बच्चा यहाँ कैसे आ गया। उसका टैलेंट इतना तेज है कि गिल के साथ काम करने से उसके सीखने की एबिलिटी बहुत बढ़ गई है। टीम लीडर और दूसरे मेंबर काफी चिंतित थे क्योंकि इनका असली प्लान तो कांग को विनर बनाना था, लेकिन जिन्वो की ये स्किल उनकी सारे सेटअप को बर्बाद कर सकती है। ऑडिशन के बाद एक जज ने मास्टर यो सॉन्ग के बारे में कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ऑडिशन खत्म होने के बाद जिन्वो चैन की सांस लेता है और रात को खाना खाते समय मासिक उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। जिन्वो ने कहा कि मैंने वहां जाकर बहुत कुछ सीखा और मुझे नहीं पता था कि वहां पर मेरे जैसे सीखने वाले लोग और भी बहुत हैं। मासिक जिन्वो के टैलेंट को जानता था। उसको ऐसा अजीब सा जवाब सुनकर मजा आया। अगले दिन एक्टर किंगडम में मेन कंपटीशन था। फर्स्ट मिशन का थीम रिवील किया गया। डायरेक्टर गुडी की मशहूर मूवी, ज्यादातर लोगों ने उस मूवी के फेमस कैरेक्टर को चूज किया, लेकिन जिन्वो ने सबसे अलग रोल चूज किया, ली मिन जुन का, एक एक्स्ट्रा जिसका रोल बहुत कम था। प्रोड्यूसर टीम और जजेस जिन्वो के एंटी रिज्यूमे पर सवाल करते हैं। एक जज हैरान होता है कि जिन्वो ने गिल के साथ परफॉर्म
परफॉर्म किया था, पर उसने ये चीज अपने रिज्यूमे में डाली ही नहीं। यहाँ जिन्वो ने सवाल किया, क्या गिल के साथ स्टेज शेयर करना क्वालिफिकेशन नहीं है? जजेस ने जिन्वो के सामने गिल के लेवल पर खड़ा होने की कोशिश को देखा। इसी दौरान कांग और एक और जजेस जिन्वो के इस सबमिशन पर गौर कर रहा था। इसी दौरान कांग और एक जजेस जिन्वो की सबमिशन पर गौर कर रहे थे। वो देखते हैं कि जिन्वो ने ली मिन नाम का एक किरदार सबमिट किया है जो मूवी में है ही नहीं। एक जजेस ने कहा कि ये कैसा बेवकूफ है, असल में जिन्वो कांग के सामने फ्रॉड की तरह इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन उसने अनजाने में ही एक सबसे अनोखा रास्ता चुन लिया था। इधर एक्टर किंगडम में कंपटीशन शुरू हो चुका था। स्टेज पर कांग खड़ा है। कांग ने एक कैरेक्टर ली मिन का रोल चुना। जजेस ने कांग की तारीफ सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर चूज किया था। कांग ने समझाया कि ली मिन अकेला कैरेक्टर था जो बिना भावुक हुए दूसरों को देख सकता था। जजेस ने कहा कि तुम्हारी तो समझने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये सभी मन में कांग को विनर बना चुके हैं। जब जिन्वो का टर्न आया तो उसने बिना लाइन के सिर्फ अपनी आंखों से नजरों को हिलाकर और सांस की बदलती और एक ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे कि वो कोई डार्क सीन देख रहा हो। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि जजेस ने उसको तुरंत रोक दिया। तभी एक जजेस ने जिन्वो की सबमिशन में एक गलती देखी क्योंकि उसने एक ऐसे कैरेक्टर को चूज किया था जो कि मूवी में था ही नहीं। जजेस ने उससे गुस्से से पूछा कि तुमने ये कैरेक्टर क्यों चूज किया? जिन्वो ने कहा कि मैंने इस कैरेक्टर को खुद नहीं बनाया है। उसने जजेस को मूवी के उस खास लाइन के बारे में याद दिलाया जहां उस मूवी की फीमेल कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का जिक्र करती है जिसने 5 साल पहले एक हादसा को देखा और निकल गया। जिन्वो ने कहा कि अगर ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में मौजूद ना होता तो इस फिल्म के सारी किरदार और कहानियां बनते ही नहीं। जिसने इस मूवी को डायरेक्ट किया था वो भी यहाँ पर जज बना हुआ है, और उसे याद आता है कि जिन्वो जिस कैरेक्टर की बात कर रहा है उसको इन लोगों ने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन फाइनल मूवी रिलीज के टाइम उस सीन को ड्राफ्ट में डाल दिया। लेकिन जिन्वो ने मूवी को देखा और उस कैरेक्टर को प्ले किया जिसको किसी ने प्ले नहीं किया था। डायरेक्टर काफी इंप्रेस होता है ये सब देखकर, लेकिन जब जिन्वो को अपनी थ्योरी दिखाने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो डायरेक्टर के सामने बदतमीजी नहीं करना चाहता। जिन्वो ने कहा कि उसे 30 मिनट चाहिए। वो अभी जिस कैरेक्टर को चूज किया है वो उसके ऊपर 1 शॉर्ट फिल्म करना चाहता था, 1 मैन शॉर्ट फिल्म। प्रोड्यूसर टीम जिन्वो के इस फैसले से घबरा गई। उनकी कांग को जिताने की प्लानिंग खतरे में थी। जो मासिक नामो थिएटर में सुबह सुबह कोरिया के टॉप एजेंसी के डायरेक्टर को देखता है। यो सॉन्ग ने कोरिया के टॉप एजेंसी को जिन्वो के टैलेंट के बारे में बताकर उसे कांग के रास्ते से हटाने की एक कोशिश थी। कोरिया के टॉप एजेंसी के डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए जो मासिक से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो एक बड़े बजट वाले ड्रामा में जिन्वो के लिए लीड रोल लेकर आए थे, ऑफर लेकर आए थे। मतलब जो मासिक गुस्से में उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है वो जानता था कि ये ऑफर जिन्वो के लिए एक धोखा है, क्योंकि जिन्वो को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी और ये एजेंसी सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देती है। मासिक ने यो सॉन्ग से कहा, ये घटिया दुनिया है और जिन्वो के लिए यहाँ कोई सही जगह नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपका ये ड्रामा भी जिन्वो के लिए सही होगा। इधर जिन्वो को जब पता चलता है तो जिन्वो ने एक शर्त रखा कि वो इस ड्रामा में काम करेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टर किंगडम खत्म होने के बाद शुरू होगा। ये सुनने के बाद तो प्रोड्यूसर की हवा खराब। उनको लगा कि ये लड़का तो ड्रामा भी लेना चाहता है, साथ में यहाँ एक्टर किंगडम में जीतना भी चाहता है, इसे ही सब कुछ चाहिए। एक्टर किंगडम की शूटिंग के लिए जिन्वो और कांग आमने सामने आते हैं। कांग जो कि अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस बाहर से करके आया हुआ है। कांग ने जिन्वो की तरफ देखा और कहा, तुम अच्छे दिखते हो, तुम जिन्वो हो? ठीक है, मैं कांग हूँ। बिल्कुल इसी अंदाज में कहा था, बिल्कुल ऐसा ही सेम। कांग भी यहाँ कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है, ये वो है जिसकी एक्टिंग की बुराई आज तक नहीं हुई। उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही शर्त पर आधारित है, तुम जो काम कर रहे हो उसमें या तो सबसे बेहतर बनो या फिर वो काम ही छोड़ दो। जब वो एक्टर किंगडम में आया तो उसे लगा था कि ये तो सिर्फ बच्चों का खेल है, जब तक जिन्वो ने अपनी 23 मिनट की सोलो एक्टिंग से पूरे शो को नहीं रोक दिया था। उसी दिन जो मासिक जिन्वो से मिलने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे, वो जिन्वो को उन बड़ी एजेंसी में जाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने का प्रस्ताव दिया। मासिक ने कहा, जिन्वो, मैं नामो थिएटर को बेचकर सॉल में तुम्हारे लिए एक बड़ी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फोकस करेगी। जिन्वो जो कांग की तरह अपनी मर्जी से जीना चाहता था, उसने पहले मासिक को शांत किया। जिन्वो ने शांति से सवाल किया मासिक से कि आपको हमेशा ये डर क्यों लगा रहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा? आप मेरे जीवन में वो इंसान हो जो मेरे मरने के बाद मुझे वापस जिंदगी में लेकर आए हैं। जिन्वो ने मासिक पर हमेशा भरोसा जताया। जिन्वो कहता है कि आप हमेशा आगे बढ़िए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मासिक पहले तो ये सब सुनकर काफी घबराता है, लेकिन उसे काफी खुशी होती है। उसे समझ आ गया था कि जिन्वो ने उसे अपना गार्डियन मान चुका है, और मासिक को ये लगता है कि उसका बेटा उसके साथ है। और फिर कांग वहाँ आता है जिसकी आंखों में गुस्सा या फिर जलन नहीं थी, बल्कि वो तो वहाँ पर जिन्वो से दोस्ती करने आया था। कांग ने उससे पूछा और सीधे उससे बात की, मतलब जो थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारा नाम जिन्वो है, मेरा नाम कांग है। जिन्वो और किम यूजिंग एक्टर किंगडम के सेकेंड राउंड के लिए तैयार थे। जिन्वो की गिल के साथ
परफॉर्मेंस की खबर अब धुंधली पड़ रही थी और यो सॉन्ग इसी का फायदा उठाना चाहता था। टैलेंट अकेले इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकता। यो सॉन्ग ने गुस्से से कहा, अब हम सच में हद पार कर रहे हैं। उसे लगता था कि जिन्हो, जिसे वो एक छोटा एक्टर समझता था, उसके प्लान को खराब कर रहा है। सेकेंड राउंड में टीम मिशन था जहां 50 पार्टिसिपेंट बचे थे। जब टीम 1 की घोषणा हुई तो सब हैरान रह गए। फर्स्ट टीम का नाम था ड्रीम टीम, जो कि सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए चुनी गई थी क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर थे वो सभी बहुत पॉपुलर थे। यूजिन ने घबराहट में कहा, ये रैंडम नहीं है, यहाँ तो हारना पक्का है। जिन्हो को टीम 9 मिलती है। इस टीम में जिन्हो और यूजिन एक साथ थे। इन दोनों के अलावा भी इस टीम में और भी बहुत से मेंबर थे। उन्हें सॉल स्टेशन प्लाजा पर परफॉर्म करना था। जब उन्हें स्क्रिप्ट मिली तो उन्हें पता चला कि खुद स्क्रिप्ट लिखने की बात झूठी थी। टीम 9 के सभी मेंबर जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी स्क्रिप्ट हद से ज्यादा बेकार है और ना ही उन्हें पसंद किए जाने वाले किरदार मिले हैं। यूजिन गुस्से में जमीन पर लेट गई। वो कहती है कि इसका क्या फायदा जब हमारी मेहनत से थीम बच ही नहीं सकता। जिन्हो, जो सबसे जरूरी रोल चुनने वाला एक्टर था, अब चुप था और सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। यो सॉन्ग को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। उसको लगता है कि अब तो हरा ही देंगे और ये बंदा मासिक को भी एहसास दिलाना चाहता है कि अकेले टैलेंट कुछ नहीं कर सकता। इधर कांग अपने टीम के साथ प्रैक्टिस रूम में था, लेकिन उसका ध्यान एक्टिंग पर नहीं बल्कि जिन्हो पर है, जो अकेले ही कुछ फिल्म कर रहा था। कांग ने जिन्हो से कहा कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। जिन्हो जवाब देता है कि सिर्फ फिल्मिंग। कांग जब जिन्हो को ऐसे रिकॉर्डिंग करते हुए देखता है तो उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि वो लाइटिंग और लाइटिंग रिफ्लेक्ट दोनों को कैप्चर कर रहा था और इसके बाद वो कैमरा और किस तरीके से शूटिंग करते हैं इसके बारे में जिन्हो कांग को बताता है। कांग मजे में कहता है कि लगता है कि तुमने हर एक चीज की तैयारी कर ली है। जिन्हो, जो सेकेंड राउंड की मुश्किल और टीम 9 की दशा से वाकिफ था, उसे समझ आता है कि उसे यहाँ पर जीतना है तो कुछ करना पड़ेगा। जिन्हो अब अपनी टीम वालों को एक्टिंग सिखाता है। वो अपने एक टीम के बंदे से कहता है कि यार तुम फालतू में अपनी आंखें बहुत झुकाते हो, इसका नाम गोंग सो है। जिन्हो ये भी कहता है कि तुम अपनी खराब एक्टिंग छुपाने के लिए ये सब करते हो। गोंग सो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अडल्ट को सिखाने की। जिन्हो उसको याद दिलाता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो पूरा टीम डूब जाएगा। एक्टर किंगडम के सेकंड राउंड की तैयारी शुरू हो गई थी। जिन्हो प्रैक्टिस रूम से बाहर निकला तभी उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट फेंकता है और ये उसके ही टीम का मेंबर था और वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा था कि इसने उसको मारा है, मतलब जिन्हो ने उसको मारा है। और इतना ही नहीं, वो आदमी जिन्हो को धमकी भी देता है कि मैं तुम्हारे सारे फुटेज एयर कर सकता हूँ, तुम्हारी इस इंडस्ट्री में कभी भी वापसी नहीं होगी। जिन्हो बस उस धोखेबाज को देखता है और गुस्से में कहा, चुप रहो और अगर दोबारा ये सब किया तो तुम्हें शो से बाहर निकाल दूंगा। दूसरी तरफ कांग के फादर जिन्हो को इस टैलेंट से काफी परेशान थे। उन्होंने टीम लीडर को तुरंत ऑफिस में बुलाया और उनका नया फैसला था, जिन्हो को कांग के सामने एक बराबर का कॉम्पिटिटर बनाना होगा। उसका कंट्री बम्पिंग वाला इमेज हटाना पड़ेगा, मतलब लोगों को लगता है कि कांग बाहर से एक्टिंग सीख कर आया है, इस वजह से वो इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगा। तो उसके फादर उसका ये इमेज हटाना चाहते हैं। यो सॉन्ग इस मिशन पर लग गया और वो जिन्हो को अल्ट्रा ब्यूटी हेवन ले गया। ये पिंक हेयर वाली लड़की हेड मेकअप आर्टिस्ट है। जिन्हो ने बड़े नॉर्मल और अजीब कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी वो काफी हैंडसम लग रहा था। मेकअप और स्टाइलिंग के बाद जिन्हो का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। यो सॉन्ग जिन्हो को हैरानी से देखता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि अगर ये लड़का, यो सॉन्ग हैरानी से जिन्हो को देखता है और बोलता है कि मैंने इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर ये एक बार इंडस्ट्री में आ गया तो बहुत सारे एक्टर को सरपास कर देगा। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से मिलने जाता है और ये दूसरा डायरेक्टर जो अभी हॉस्पिटल में है, पहला वाला डायरेक्टर जिसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस डायरेक्टर से कहता है कि मुझे पता है कि आपको मूवी से कितना प्यार है और ये भी कि आप किस वजह से ये इंडस्ट्री छोड़कर गए थे। इन्हें सही एक्टर नहीं मिला था, इस वजह से इन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं आपको एक दूसरे बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी एक्टिंग अगर आप एक बार देख लोगे तो आप इस रिटायरमेंट का जिद छोड़ देंगे। वैसे यहाँ पर बात जिन्हो की हो रही है। वो ये भी कहता है कि जिन्हो ही वो एक्टर है जिसे आप पूरी लाइफ ढूंढ रहे थे। दूसरा वाला डायरेक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो उसकी आखिरी समय में उसके पास कुछ ऐसा ऑफर लेकर आया है जब वो खुद मरने के कगार पर है। इधर एक्टर किंगडम के सेकेंड राउंड के लिए टीम 9 खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। यूजिन गर्मी और घबराहट से परेशान थी। यूजिन ने कहा कि हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर मेरा फोकस नहीं बन रहा। जिन्हो ने टोकते हुए कहा कि इस सीन में बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना ही है, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी इस सीन का एक पार्ट है। जिन्हो ने उसको सिखाया कि इन्वायरमेंट भी एक्टिंग का एक पार्ट है। गोंग सो जिन्हो से चिढ़ा हुआ था। जब जिन्हो ने कहा कि उसने तैयारी पूरी कर ली है तो गोंग सो को लगा कि जिन्हो हार मान ली है। गोंग सो ने रोल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जिन्हो ने जब उसे और यूजिन को अपनी मर्जी का रोल चुनने का मौका दिया, जिन्हो ने गोंग सो को देखा और उसकी हरकत पर नजर डाली जैसे वो उसे समझ रहा हो। उसका गुस्सा जिन्हो के लिए एक एक्टिंग लेसन था क्योंकि जिन्हो अब सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था बल्कि अपनी पूरी दुनिया को एक नए सिरे से समझ रहा था। WBS के प्रैक्टिस रूम में यो सॉन्ग और उसकी टीम जिन्हो के नए प्रोफाइल शॉट्स देख रहे थे। जिन्हो एक अब सुपरस्टार लग रहा था। इधर हॉस्पिटल में वो डायरेक्टर जिन्हो की परफॉर्मेंस देखने के लिए घबराहट में था। उसकी चाह थी कि जिन्हो कुछ भी ना कर पाए ताकि वो शांति से मर सके, लेकिन जब जिन्हो की एक्टिंग स्क्रीन पर आई तो डायरेक्टर की आंखों में आंसू थे। वैसे इस डायरेक्टर का नाम जान लेना चाहिए हमें क्योंकि अभी ये स्टोरी में और भी बहुत
बहुत जगह आने वाला है। इसका नाम होता है जुंग। उसे जिन्वो के अंदर वो एक्टर दिखा जिसे वो 20 साल से ढूंढ रहा था। अब ये डायरेक्टर बोलता है कि अब मैं जीना चाहता हूँ। जिन्वो की एक्टिंग उसको एक नई जिंदगी दी थी। सॉल स्टेशन के प्लाजा में जिन्वो अपनी टीम 9 के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जिन्वो ने कहा कि हमें रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत है, सिंपल लैंग्वेज में इन्हें पब्लिक अटेंशन की जरूरत है। जिन्वो ने प्लाजा की ट्रैफिक, हवा और कबूतरों तक को अपनी एक्टिंग का हिस्सा बना लिया था। उसका प्लान ये था कि वो आम लोगों को अपने एक्ट में शामिल करे जिससे वो दूसरे लोगों का ध्यान खींचे। शूटिंग शुरू होती है। जिन्वो की टीम आम लोगों के सामने एक्टिंग करनी शुरू की और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्रोडक्शन रूम में टीम लीडर और प्रोड्यूसर हैरान थे। टीम लीडर ने गुस्से से चिल्लाया, सी कैमरा जूम इन स्क्रीन 9। मॉनिटर पर सॉल स्टेशन प्लाजा का दृश्य अजीब लग रहा था। आम लोग झुककर जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। यो सॉन्ग ने घबराहट में कहा कि क्या हादसा हुआ है प्लाजा पर। जजेस को लगा कि टीम 9 ने स्क्रिप्ट की सेटिंग बदलकर लॉटरी टिकट का जिक्र किया है। जिन्वो शांति से खड़ा है लेकिन उसके ऊपर स्क्रिप्ट बदलने का आरोप लगाया गया है। तो जिन्वो ने सच बताया, स्क्रिप्ट के अंदर जो मरी हुई माँ थी, हम उसकी आखिरी कड़ को ढूंढ रहे थे। एक्टिंग के दौरान हमने लॉटरी टिकट का नाम कहीं नहीं लिया। जजेस काफी हैरान थे। जजेस हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपनी लालची सोच की वजह से एक मामूली कागज को लॉटरी का टिकट मान लिया था। जिन्वो ने अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को मैनिपुलेट किया जिससे वो अनजाने में ही कहानी का किरदार बन गए। परफॉर्मेंस के बाद जिन्वो ने अपनी साइकोलॉजी समझाई। मेरी एक्टिंग इसीलिए सफल हुई क्योंकि स्क्रिप्ट के सभी किरदार ने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म किया। जिन्वो का मतलब था वो आम लोग जो उसके एक्ट का पार्ट बन चुके थे। जिन्वो जो कि एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट था, अब वो एक्टिंग का जीनियस बन चुका था। उसने दिखाया कि सच्चा आर्ट लोगों के इच्छाओं से भी खेल सकता है और इस इंडस्ट्री के नए धोखे से ज्यादा ताकतवर होता है। हॉस्पिटल में जुंग, वो डायरेक्टर जिसे 20 साल से एक सही एक्टर की तलाश थी, उसे अब अपना एक्टर मिल चुका था। हॉस्पिटल में जिन्वो उस डायरेक्टर से मिलने जाता है और ये दोनों काफी समय से शांत बैठे हुए थे। दूसरी तरफ प्रोडक्शन रूम में टीम लीडर और प्रोड्यूसर घबराहट में थे। जिन्वो की टीम 9 ने सोल प्लाजा पर सोशल मैनिपुलेशन से कांग की ड्रीम टीम को हरा दिया। 100 से ज्यादा आम लोग उसके एक्ट में शामिल हो गए थे। टीम लीडर को लगा कि कांग के पिता गुस्से में आकर जिन्वो को यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन उनका फैसला अलग था। उसका गुरूर बहुत बड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा चोरी छिपे जीते। उन्होंने फैसला किया कि जिन्वो को शो में रहने दो। उनका मकसद है कि उनका बेटा इस शो में हारे ताकि वो उससे कुछ सीख सके और फिर जाके और भी ज्यादा मेहनत करे। एक्टर किंगडम का 3rd मिशन शुरू हो चुका था। पार्टिसिपेंट को 2 टीम में बांटना था। यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर आता है और इसका नाम ली होता है और ये एक आइडल है जिसे एक्टिंग की फील्ड में सफल होना है। ये जिन्वो के साथ टीम अप होने से काफी मायूस था क्योंकि इसे लग रहा था कि जिन्वो जो उससे ज्यादा हैंडसम और लंबा था और वो उसे ओवरशैडो कर देगा। लेकिन जिन्वो ने शांति से कहा कि आप मेरे से बड़े हो, आप मेरा ख्याल रखना। तो ली डर गया। उसे लगा कि जिन्वो जिसकी एक्टिंग स्किल गिल से भी ज्यादा था, वो अपने आप को कमजोर समझता है। ली ने पीडी से पार्टनर बदलने की भीख मांगी लेकिन पीडी ने मना कर दिया। ली ने मजबूरी में अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट द क्लाइंट चुनी। जिन्वो और ली प्रैक्टिस के लिए बैठे थे। जिन्वो ने ली को देखकर कहा, मुझे लगा तुम्हें ये रोल काफी जचेगा। ली ने जब जिन्वो का प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन देखा तो उसने कहा कि तुमने एक्टिंग के लिए अपराधी का सीन चुना है। ली का रोल एक डरा हुआ प्रोटैगनिस्ट था जबकि जिन्वो उसकी अपराधी का रोल दे रहा था, बल्कि जिन्वो उसे एक अपराधी का रोल दे रहा था। जिन्वो चाहता था कि ली अपनी पूरी पोटेंशियल पर एक्टिंग करे, इसीलिए वो अपना फेवरेट रोल उसे दे रहा था। एक्टर किंगडम के प्रैक्टिस रूम में जिन्वो और ली 3rd मिशन के लिए तैयार थे। जिन्वो ने ली को उसके इमेज से बिल्कुल खिलाफ अपराधी का रोल दिया। ली ने घबराहट में कहा, मैं प्रोटैगनिस्ट का रोल अच्छे से कर सकता हूँ, मेरा चेहरा मासूम है और मैं डरा हुआ अच्छा लगूंगा। जिन्वो ने शांति से कहा कि तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारी इमेज को सूट नहीं करेगी, कैरेक्टर को पहले समझो फिर एक्टिंग करो। जब जिन्वो ने ली को कैरेक्टर की जिंदगी के बारे में बताया तो ली को अपनी हार एहसास हुई। उसकी एक्टिंग तो सिर्फ चेहरे के चमक पर आधारित थी। ली का मैनेजर प्रैक्टिस के बीच में आता है और वे जिन्वो पर गुस्से से चिल्लाने लगा। वो कहता है कि तुम मेरे एक्टर की इमेज खराब कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे कैरेक्टर की रोल देने की। जिन्वो ने मैनेजर के साइकोलॉजी को सीधा चैलेंज किया, आप उसकी एक्टिंग को उसके इमेज से क्यों जज कर रहे हो? क्या आप उसके टैलेंट को उसके इमेज में ट्रैप नहीं कर रहे हैं? मैनेजर को ये बात बहुत चुभी। वो गुस्से में जिन्वो को रोकने की कोशिश करता है पर जिन्वो शांति से प्रैक्टिस छोड़कर चला जाता है। परफॉर्मेंस के दौरान मैदान में सन्नाटा छा गया। ली जिसे कभी सच्चा एक्टर नहीं माना गया था, लेकिन उसे जिन्वो की जीनियस की वजह से इनक्रेडिबल एक्टिंग की। जजेस भी ये देखकर काफी हैरान थे। एक जज ने कहा कि वाह, तुमने तो ली को बदल दिया। कांग जो ड्रीम टीम का लीडर था वो जिन्वो की इन सफलता से चिंतित हो गया। उसके लिए उसका ये टैलेंट जिन्वो के एक्टिंग से जुड़ा हुआ था। उसने जिन्वो को चैलेंज किया कि अगली बार तुम मेरे साथ मुकाबला करना। जिन्वो 4th मिशन के पेपर पढ़ रहा था। उसने डायरेक्टर की ब्लैक स्प्रिट आइसलैंड की स्क्रिप्ट बेहतर बनाने के लिए हामी भर दी थी और वो इस स्क्रिप्ट से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा लेगा। 4th मिशन का थीम था 20 मिनट के ओरिजिनल ड्रामा को बेहतर बनाना। ये मिशन कांग की टीम के लिए बनाया गया था जिसे वो आसानी से जीत सकते थे। जिन्वो ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। उसने इसके लिए खाली हॉस्पिटल का लोकेशन चुना, स्क्रिप्ट और रोल्स की रूट तैयार कर ली। तभी उसकी नजर सीन नाम के एक कैरेक्टर पर पड़ती है। सीन काफी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो हमेशा साइड कैरेक्टर चूज करती थी, लेकिन उसे एक्टिंग काफी अच्छी आती है। जिन्वो ने सीन डामी का छुपा हुआ टैलेंट देखा और उसने अपनी टीम को कहा, हम सब इस मिशन में एक साथ हैं।
हैं और हम सबको आगे बढ़ना है। गोंगसू ने इसके ऊपर सवाल उठाया, तुम सिन डामी को लीड रोल दे रहे हो, लेकिन उसे तो छोटा रोल मिलना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से वही करती आई है। जिनवू ने गोंगसू को घूरा और कहा, यही वजह है कि मैं ये मिशन कर रहा हूँ, तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है। अगर तुम्हारी टीम का सबसे कमजोर एक्टर भी जीता तो वो असली सफलता होगी। जिनवू ने सिन डामी को देखा, वो पहले डरपोक थी, लेकिन जिनवू जो उसकी इतनी तारीफ कर रहा था इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी आ जाता है। एक्टर किंगडम के प्रैक्टिस रूम में जिनवू और ली थर्ड मिशन के लिए एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे थे। गोंगसू और यूजिन 5 घंटे से एक ही सीन को रिपीट कर रहे थे। जिनवू ने शांति से कहा कि दोबारा करो। गोंगसू बहुत थक चुका था, उसे चक्कर वगैरह आ रहा था, इसीलिए अचानक से जिनवू ने प्रैक्टिस रोक दी। उसने ये कहा कि अब वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, उसे आराम की जरूरत है। गोंगसू और यूजिन काफी हैरान होती थी कि जिनवू जो पहले कभी हार नहीं मानता था वो अब अचानक से ऐसे छोड़कर जा रहा है। इधर कांग की टीम जिनवू को ऐसे आराम करते हुए देखती है। कांग ने सोचा कि जिनवू ने उसकी दबाव की वजह से हार मान ली। एक्टर किंगडम के प्रैक्टिस रूम में जिनवू और टीम 9 मिशन के लिए तैयार थे। जिनवू ने प्रोडक्शन टीम की लिमिटेशन को समझाते हुए 3 कैमरा की प्लेसमेंट बताई। जिनवू ने हैरानी से पूछा, गोंगसू ने हैरानी से पूछा, तुम्हें फिल्मिंग के बारे में कैसे पता, तुमने तो कभी फिल्म नहीं बनाई। जिनवू ने शांति से कैमरा की तरफ इशारा किया और उसे कुछ टेक्निकल डिटेल समझाई। और इतना ही नहीं, उसने यूजिन को एक्टिंग का एक नया तरीका सिखाया। वो कहता है कि तुम्हारी आवाज में थोड़ी सी कमी है, उसे इंप्रूव करने की जरूरत है, और अगर तुम एक ऑर्गेनाइज मास्क पहन लेती हो तो तुम्हारा आवाज कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगा। जिनवू अपनी पास्ट लाइफ में चेहरा और आवाज का इस्तेमाल लोगों से फ्रॉड करने के लिए किया करता था, इस वजह से उसे इस डिटेल के बारे में पता है। मिड इवोल्यूशन के समय जिनवू गायब था। जजेस ने पूछा कि जिनवू कहाँ है। टीम लीडर ने बताया कि जिनवू ने एक्टिंग रोल नहीं लिया बल्कि फिल्मिंग और डायरेक्टिंग का रोल संभाला है। जब जजेस ने पूछा कि क्या वो वीडियो खुद एडिट करना चाहता है तो जिनवू ने कहा कि वो हमेशा एडिटिंग अपने दिमाग में किया है, लेकिन अभी जब उसको मौका मिलेगा तो वो जरूर करना चाहेगा। प्रोडक्शन टीम हैरान थी, उन्हें लगा कि ये लड़का जिसे एक्टिंग इतनी अच्छी आती है अब इसे फिल्मिंग भी आती है। जिनवू और टीम 9 4th मिशन का परफॉर्मेंस दे रहे थे। सिन डामी जिनवू की लीड एक्ट्रेस अचानक स्टेज पर ब्रेक डाउन हो गई। उसकी आवाज में दर्द था, वो रोते हुए कुछ डायलॉग बोलती है। जजेस को डामी की एक्टिंग काफी इंप्रेस की क्योंकि ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी। परफॉर्मेंस के बाद जिनवू ने जजेस से कहा कि वो वीडियो एडिटिंग खुद कर रहा है। इन सब के बाद सिन डामी जिनवू के पास आई और माफी मांगी, मैंने स्टेज पर गलती की, मैंने एड्स लिप किया, अब हम सब निकाल दिए जाएंगे। जिनवू ने डामी की तरफ देखा और कहा, तुमने जो किया वो बेस्ट था, तुम्हारी एक्टिंग सच में काफी अच्छी थी। दूसरी तरफ जिनवू अब सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि इंडस्ट्री के धोखे और दूसरे एक्टर के पेन को भी अपनी आर्ट से बदल रहा था। जिनवू की जीनियस एडिटिंग ही अब अगला मूव थी जिसे कांग और पूरी इंडस्ट्री दोनों देखने वाले थे। अब इसके आगे का जब न्यू चैप्टर आएगा तो मैं उसे ऐसे ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन तब तक आप चाहो तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।